नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। जीत का मूल मंत्र देकर दिल्ली सीएम हुए रवाना। अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल। रीवा पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बोले, दिल्ली की तर्ज पर होगा रीवा का भी विकास। चौराहा हवाई पट्टी पर पार्टी के चुनिंदा पदाधिकारियों व प्रत्याशियों की 10 मिनट की हुई मुलाकात। देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अपने अल्प प्रवास पर शनिवार को रीवा पहुंचे। केजरीवाल के रीवा आगमन पर भारी बारिश के बावजूद पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी जोश और उत्साह देखने को मिला। हालांकि केजरीवाल रीवा अल्प प्रवास के दौरान पार्टी के चुनिंदा पदाधिकारियों व प्रत्याशियों से ही भेंट की, जबकि अन्य कार्यकर्ताओं को बिना मिले ही वापस लौटना पड़ा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अल्प प्रवास को लेकर रीवा से महापौर प्रत्याशी दीपक सिंह ने बताया कि समय की कमी के कारण वह ना तो मीडिया से मिल सके और ना कार्यकर्ताओं से। उन्होंने इसके लिए क्षमा भी मांगी है। बता दें कि महापौर प्रत्याशी ने बताया कि केजरीवाल ने नगरीय निकाय चुनाव में महापौर प्रत्याशी की जीत होने पर रीवा का विकास भी दिल्ली की तर्ज पर होने की बात कही है। प्रत्याशी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने जीत का मूल मंत्र दिया है, जिसका उपयोग समय आने पर किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली मुख्यमंत्री आगमन को लेकर रीवा में आप पार्टी में काफी उत्साह और जोश था, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने अल्प प्रवास में पार्टी के चुनिंदा पदाधिकारियों से ही भेंट की और रीवा आने का वादा भी किया। रीवा से सिंगरौली हुए रवाना। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मुख्य कार्यक्रम सिंगरौली जिले में हुआ, जहां महापौर प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा और रोड शो का आयोजन किया गया। सिंगरौली जाने से पहले अरविंद केजरीवाल रीवा के चौराहा हवाई पट्टी पहुंचे थे, जहां से महज 10 मिनट के भीतर पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से भेंट कर सिंगरौली के लिए रवाना हो गए थे। प्रस्तुत है महापौर प्रत्याशी दीपक सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। पार्टी के मुखिया से मिले हैं केजरीवाल जी से, क्या चर्चा हुई आपकी? क्या उनका साफ आदेश है कि आने वाले टाइम में यदि हम लोग यहाँ निगम के अंदर सरकार बनाने में सफल होते हैं तो दिल्ली के तर्ज पर हम लोग रीवा का विकास करने का काम करेंगे साथ मिलकर, है ना। तो उनके पास थोड़ा अल्प समय की वजह से सिंगरौली निकलना था, इसलिए मीडिया से सामने से रूबरू नहीं हो पाए। उसके लिए उन्होंने मीडिया से क्षमा भी मांगी है ना। आने वाले टाइम में हो सकता है कि 13 जुलाई को यहाँ पे जिस तरह से वोटिंग है 11 को प्रचार ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले उन्होंने कहा है कि यदि समय पॉसिबल होता है तो ये रीवा के लिए भी, रीवा संभाग के लिए रीवा में समय देंगे। रीवा वाले आपके कार्यकर्ता बहुत उत्सुक थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो मतलब उनसे मुलाकात जैसे मैंने कहा कि बहुत ही अल्प समय था। वो यदि अल्प समय नहीं होता तो केजरीवाल जी का नेचर सब कोई जानते हैं, किस तरह के वो व्यक्ति के व्यक्तित्व हैं। वो तो जनता के ही नेता हैं और इसी वजह से दिल्ली के अंदर लगातार उन्होंने 2 बार से 3 बार सरकार बनाई और उसके बाद क्या कहते हैं पंजाब के अंदर सरकार बनाई। तो जन नेता है। आज अल्प समय की वजह से, बहुत ही अल्प समय की वजह से उन्होंने जनता के बीच उतना रूबरू नहीं हो पाए। दूर से उन्होंने एक इशारा सबको किया है और ये हमारे जो कार्यकर्ता थे वो उत्साहित भी थे और उन्होंने भी सबको प्रणाम किया है और कार्यकर्ताओं से भी थोड़ा सा इंटरेक्शन। मूल मंत्र, जीत का जो मूल मंत्र होता है वो मूल मंत्र दे दिया है और वो आने वाले टाइम में हम दिखा के आपको बताएंगे। चुनाव के बीच हुई हवाई फायरिंग। मतदान कर्मियों को बंधक बना उड़ेला केरोसिन। 200 मतपत्र लूट ले गए उपद्रवी। बता दें कि रीवा जनपद के अलग अलग मतदान केंद्रों में हुई घटनाएं। झड़प के दौरान एसआई सहित पुलिसकर्मी घायल, तहसीलदार सहित मतदान कर्मियों को बनाया गया था बंधक। रीवा में शुक्रवार को संपन्न हुए दूसरे चरण के चुनाव में अलग अलग मतदान केंद्रों में हिंसक घटनाएं हुई हैं। ये घटनाएं चुनाव संपन्न होने के बाद की जा रही है। मतगणना के दौरान हुई है, जहां ये चुनाव हार जीत के रुझानों के बीच प्रत्याशियों के उपद्रवी समर्थकों ने हवाई फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, तो वहीं तहसीलदार सहित मतदान कर्मियों को न सिर्फ केंद्र के अंदर बंधक बनाया बल्कि मतपत्र भी लूट लिया। सूत्रों की माने तो मतदान केंद्र में केरोसिन भी उड़ेलकर आग लगाने का प्रयास किया गया था। दरअसल चुनाव के दौरान हुई ये हिंसक घटनाएं रीवा जनपद के विश्वविद्यालय और चौराहा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। इन 2 अलग अलग मामलों में पुलिस ने उपद्रवियों के विरुद्ध पंचायत चुनाव अधिनियम की धाराओं सहित विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली है और उनकी पहचान करने का प्रयास कर रही है।
बता दें कि ग्राम पड़िया में पंचायत में मतदान कर्मियों को बंधक बनाकर लूट ले गए मतपत्र। जानकारी के मुताबिक दूसरे चरण के चुनाव के दौरान हुई हिंसक घटना का पहला मामला रीवा जनपद के ग्राम पंचायत पड़िया गांव का है, जहां प्राथमिक स्कूल के भवन में मतदान केंद्र क्रमांक 135 में देर रात चली मतगणना के दौरान कुछ उपद्रवी जबरन पोलिंग बूथ के अंदर घुस गए और वहां मौजूद महिला तहसीलदार सहित मतदान कर्मियों से जबरन 200 मतपत्र छीनकर फाड़ दिया। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो उपद्रवियों ने मतदान कर्मियों को मतदान केंद्र के अंदर ही बंधक बना दिया था और बाहर से केरोसिन डालकर आग लगाने का भी प्रयास किया। मतदान केंद्र में हुई इस घटना के दौरान सूचना मिलते ही पुलिस की मोबाइल टीमें मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया गया। बताया गया है कि उपद्रवियों ने मतगणना के दौरान हार के रुझान सामने आने पर हंगामा करते हुए इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामले में नामजद लोगों के विरुद्ध धारा 186, 294, 506, 342, 392 सहित पंचायत चुनाव अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। माना जा रहा है कि इस घटना के बाद पड़िया ग्राम पंचायत में रीपोलिंग कराई जाएगी, जो 2-3 दिन के अंदर ही होगी। बता दें कि इसी तरीके से बड़ा पैपकार में उपद्रव के बीच SI घायल हुए हैं। हवा में कई राउंड गोलियां भी चली हैं। इधर चुनाव के दौरान हुई दूसरी हिंसक घटना रीवा जनपद के बड़ा पैपकार मतदान केंद्र की है। जानकारी के मुताबिक मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद चल रही मतगणना के बीच हार रहे प्रत्याशी के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। यहां पोलिंग बूथ में घुस रहे उपद्रवियों को जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो उपद्रवियों ने पुलिस से झड़प की, जिस दौरान विश्वविद्यालय थाने के उप निरीक्षक संग्राम सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। इधर हंगामे के बीच भीड़ शामिल लोगों ने जमकर फायरिंग भी की, तो वहीं सैकड़ा भर से अधिक लोग लाठी डंडा व धारदार हथियार लेकर मतदान केंद्र को घेरने पहुंच गए। काफी देर तक चले इस हंगामे के बीच भारी संख्या में पहुंचे पुलिस ने भीड़ को खदेड़कर मामले को शांत कराया। फिलहाल विश्वविद्यालय पुलिस ने इस मामले में FIR रजिस्टर्ड कर ली है और उपद्रवियों की तलाश की जा रही है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। कल पंचायत चुनाव काफ़ी जगह शांतिपूर्ण संपन्न हो गए, कुछ जगह कुछ घटनाएं भी हुई हैं, जिसमें पीड़िया और बड़ा की क्या घटना है? जैसा कि आपने देखा, पंचायत चुनाव सुबह से लगातार शांतिपूर्ण थे और सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण हुआ। काउंटिंग भी सभी जगह शांतिपूर्ण लगभग संपन्न हो गई थी। मात्र 2 स्थलों पर कुछ ऐसी स्थितियां बनी जिसके चलते वहाँ पर अपराध हम लोगों ने पंजीबद्ध किया है और जो चोरड़ा थाना वाला पोलिंग है पड़िया, उसमें न सिर्फ केस रजिस्टर किया है अपितु 2 लोगों को उसमें अरेस्ट भी हमने कर लिया है। और द्वितीय घटना जो विश्वविद्यालय थाने की है, उसमें अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और आइडेंटिफाई किया जा रहा है लोगों को। उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इस संदर्भ में हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो वहाँ पर वोटर थे या उनके अलावा कोई अन्य व्यक्ति ने आके तो उपद्रव करने का प्रयास नहीं किया है। सर, पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट की घटना हुई है। हमारे 2 पुलिस के साथियों को भी छोटी मोटी चोटें आई हैं और अभी उनको कोई समस्या नहीं है, वो सकुशल है। और विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात हम आरोपियों को राउंड अप करना शुरू करेंगे। सर, पीड़िया में सर बैलेट पेपर भी लूटने का प्रयास हुआ है, उसी के अंतर्गत हमने उसी धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कोष्टा में रातों रात निर्मित मकान को गिराए जाने का मामला प्रकाश में आया है। सरंगों द्वारा मकान को उस वक्त JCB लगाकर गिरा दिया गया जब घर के सभी लोग गांव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में मतदान करने गए थे। पीड़ित द्वारा घटना की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज करा दी गई है। बता दें कि घटना के संबंध में पीड़ित राम शका द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके द्वारा मकान 2 वर्ष पूर्व ग्राम कोष्टा में बनवाया गया था, जिसके निर्माण के दौरान ही कुछ लोगों द्वारा पहले ही धमकियां दी जा रही थी। बाद में मामला शांत हो गया था। राम शका ने बताया कि वह 1 जुलाई को अपने गांव मतदान करने गया था। इसी दौरान रात्रि 9 बजे के करीब उसे पड़ोसियों द्वारा सूचना दी गई कि उसके मकान में JCB लगी हुई है और मकान को कुछ लोगों द्वारा गिराया जा रहा है। देर रात अपने घर कोष्टा पहुंचे राम शका ने पाया कि अज्ञात लोगों द्वारा उसके मकान को पूरी तरह से ढा दिया गया है, जिसकी शिकायत आज सुबह सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई है। पीड़ित ने बताया कि उसका मकान ढाने के दौरान तकरीबन आधा दर्जन लोग मौजूद थे, जिसमें कुछ सरकारी कर्मचारी भी शामिल थे। पीड़ित द्वारा नामजद लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हम आपको बता दें कि राम शका ने जिस भूमि को खरीदा था उसमें भवन निर्माण के दौरान ही कुछ सरंगों द्वारा उस मकान निर्माण में कराए जाने की धमकी दी जा रही थी, लेकिन बाद में बातचीत के दौरान पूरा मामला शांत हो गया था, जिसके बाद अब मकान गिरा दिया गया है। प्रस्तुत है पीड़ित से प्राप्त जानकारी के अंश।
ये क्या घटना हुई आपके साथ? घर कौन गिरा दिया है, कैसे? घर गिरा दिए हैं रात को। कल मैं दिन में ही चला गया था वोट डालने के लिए गांव, ताला बंद करके। तो रात में मेरे पास 9 बजे फ़ोन गया कि आपके घर में जेसीबी चल रही है। तब मैं वहां से भागा और रास्ते से ही पहले 100 डायल किया। तो उन्होंने कहा कि रात में आपका FIR नहीं होगा, कल दिन में 11 बजे आओ। फिर मैं जब आया तो घर को देखा तो गिरा के लोग चले गए थे। पूरा घर मलबे में तब्दील हो चुका है। मैं सोचा कि रात में ही जाके पुलिस चौकी जाता हूं और रिपोर्ट दर्ज करवा देता हूं। तो रास्ते में बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ हमको मेन रोड पे दिखाई दी, तो डर से मैं नहीं आया। फिर एक जगह जाके अपने मित्रों के यहाँ रुका रहा। कहाँ है घर आपका? घर हमारा है कुष्टा, बंसल बस्ती के पास। वहाँ चुनाव भी देखते हैं क्या कर? नहीं, वहाँ चुनाव था मेरे गांव में। आपके गांव में? जी। ये कौन गिराया है घर? घर गिराने की धमकी मुझे दी जा रही थी सर बहुत दिनों से। तो किसके द्वारा दी जा रही है? दिलीप मिश्रा, उनके साथी उपेंद्र सोहगौरा और कौन लोग हैं? ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, इन्हीं से मैं ज़मीन खरीदा था। और प्रदीप पटेल। ज़मीन किससे खरीदे थे आप? उपेंद्र सोहगौरा को पैसा दिए थे हम, तीनों लोग पार्टनर हैं। ये कितने में खरीदी थी? 6 लाख रुपए में ज़मीन लिए थे सर, 1500 वर्ग फीट। अब घर गिरा दिए मेरा बना हुआ। उन लोग क्या चाहते हैं कि ज़मीन क्या? ज़मीन छोड़ दो, खाली कर दो। और पैसा जो आपने दिया था? पैसे की कोई बात नहीं करते हैं। रजिस्ट्री पट्टा आपका है? है, मेरा पूरा है, रजिस्ट्री है, नामांतरण कापी। इसके बाद भी गिरा दिए? गिरा दिए सर। क्या नाम है आपका? राम सखा द्विवेदी। शिकायत कर दी है थाने में? जी, अभी कर दिए। धूमधाम से मनाया जा रहा है भगवान जगन्नाथ स्वामी के रथ यात्रा का महापर्व। रीवा में मानस भवन में जगन्नाथ भगवान के भंडारे में उमड़ी भक्तों की भीड़, लोगों ने किया प्रसाद ग्रहण। बता दें कि रीवा में मानस मंडल द्वारा आज मानस भवन में जगन्नाथ भगवान का भंडारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कई लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। मानस मंडल के अध्यक्ष अनुपम तिवारी ने बताया कि हम लोगों ने लक्ष्मण बाग जाकर भगवान जगन्नाथ स्वामी को निमंत्रण पत्र दिया था, वह हमारे यहाँ आए और एक दिन यहाँ विश्राम करके लोगों को दर्शन दें। बताया गया है कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का मानस भवन में रात्रि विश्राम हुआ। भगवान जगन्नाथ ने यहाँ विश्राम किया। इसके बाद 2 जुलाई को यानी आज विशेष पूजा अर्चना के बाद लक्ष्मण बाग के लिए रथ यात्रा से रवाना हो गए। कोरोना के बाद पहली बार स्वामी जगन्नाथ का नगर भ्रमण हुआ था, जिससे भक्तों में भारी उत्साह देखा गया। आपको बता दें कि कई वर्षों से जगन्नाथ भगवान मानस भवन में आकर एक दिन का रात्रि विश्राम करते हैं और लोगों को दर्शन देते हैं, जिसके लिए यहां मानस मंडल द्वारा भव्य भंडारे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उसी कड़ी पर आज भंडारे का महाप्रसाद वितरण किया गया। बता दें कि कई दशकों से यहां विशाल भंडारे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अनुपम तिवारी मानस मंडल के अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि इस भंडारे कार्यक्रम में हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और विशेष पूजा अर्चना के बाद भगवान जगन्नाथ रथ दोबारा से लक्ष्मण बाग के लिए रवाना हो गए। प्रस्तुत है मानस मंडल के अध्यक्ष अनुपम तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। ये भंडारा किया जा रहा है जी, ये भारत की हमारे विंध्य की सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा है और इस परंपरा के अनुसार मानस भवन में कई दशकों से भगवान रात्रि विश्राम करते हैं। हम लोगों का ये मानस मंडल परिवार है। हम लोग भगवान के श्री चरणों में लक्ष्मण बाग गए थे और निवेदन किया था कि आप जब भक्तों को दर्शन देने निकले तो यहाँ पधारें। भगवान कल रात को 11 साढ़े 11 बजे करीब पधारे। हम लोगों ने उनकी आरती किया और आज आपने देखा कितना विशाल हजारों लोगों ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। ये मानस मंडल परिवार की ओर से विशेष तौर से रीवा के सभी मीडिया के लोगों का भी मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस पर्व को और हमारे इस कार्यक्रम को एक उत्सव की तरह लोगों के बीच में संदेश भेजा और लोगों ने उसी प्रकार से इस उत्सव में भाग लिया। मैं भगवान के श्री चरणों में यही निवेदन कर रहा हूँ कि वो हमारी सेवा को स्वीकार करें और अगले वर्ष भी इसी तरह से दुगने उत्साह और धूमधाम से मानस मंडल परिवार ये सेवा कार्य करे, भंडारा करे, लोग प्रसाद ले और इसी तरह उत्तरोत्तर ये कार्यक्रम हमारा चलता है। लगभग कितने वर्षों से यहाँ भंडारा हो? भंडारा ये कम से कम लगभग हमको लगता है 15 से 20 वर्ष हो गया लगातार। हाँ, लगातार। रीवा में लोगों का दिल बहला रहे जादूगर आनंद। बता दें कि जादू की दुनिया का चिर परिचित नाम है जादूगर आनंद।
अधिकतर लोग उनके बारे में, खास तौर से उनके हुनर के बारे में जानते हैं। शायद ही कोई हो जिसने आनंद के जादू का आनंद ना लिया हो, क्योंकि 7 साल की उम्र से 62 वर्षीय आनंद अपने जादू से देश और दुनिया के लोगों को रोमांचित करते आ रहे हैं। मूल रूप से जबलपुर के आनंद इन दिनों रीवा के राज कपूर ऑडिटोरियम में अपने शो से लोगों का दिल बहला रहे हैं। आनंद जादूगर ने जादू को लेकर बताया कि जादू कई मिश्रित विधाओं की समग्र कला है। बता दें कि हाथ की सफाई और स्किल व कला के प्रति समर्पण और वक्त के साथ साथ स्वयं को अपडेट करने की चाहत ने उन्हें अपने हुनर में माहिर बनाया है। वह वक्त के साथ खुद को अपडेट करते रहते हैं और यही अपडेशन उन्हें लोकप्रिय बनाता गया और उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी उनके शो हाउसफुल रहते हैं। इस दौरान हमारे चैनल के विशेष संवाददाता दिलीप कुमार गुप्ता ने उनसे खास चर्चा की। आनंद जादूगर ने बताया कि भारत देश के बाद सबसे ज़्यादा लोकप्रियता जापान के लोगों से मिलती है। आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। जादूगर आनंद जी, इस जादूगरी में आपका कैसे आना प्रवेश हुआ? शायद नियति यही थी। बचपन में मदारियों को देखकर था सड़क के किनारे जादू दिखाते, लड्डू बनाते थे, जलेबी बनाते थे, बच्चों को खिलाते थे कि देखो असली है कि नहीं। फिर ऊपर हाथ करते थे, चांदी के सिक्के बरसने लगते थे। तो मैं सोचा यदि ये आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, लड्डू जलेबी मिलेगी रोज, बाकी कामों के लिए चांदी के सिक्के बरसेंगे। आपने सबसे ज़्यादा शो हिंदुस्तान में किए और विदेशों में भी किए होंगे। कोई एक ऐसा शो के यादगार बताइए जहां आपको जनता का बहुत से ज़्यादा प्यार मिला। वो तो ईश्वर की दया से हर जगह बहुत मिलता है, पूरी दुनिया में शोज किए हैं, लेकिन जापान में हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है लगातार। जब भी जाते हैं जापान में बहुत ज़्यादा इसके लिए उत्सुकता रहती है, जिज्ञासा रहती है, प्रशंसा रहती है। आप चाहते तो आनंद जादूगर जी डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, IAS में जाते थे, IPS में। इसी लाइन को क्यों आपने चुना? बहुत सारे IPS IAS घूम रहे हैं, बहुत सारे इंजीनियर है दुनिया में, उनको कौन जानता है। अब ये इसमें क्या कमी है? लेकिन लोगों ने मुझसे कहा कि भैया आप पढ़े लिखे हैं तो आप कहीं जॉब कर लेते। तो मैंने कहा अभी तो मैं 35-40 लोगों को जॉब दे रहा हूँ, तो जॉब करना अच्छा है कि जॉब देना अच्छा है? एक बात। दूसरे, आपके सबसे बड़े मध्य प्रदेश के रईस कौन है, उनको राजस्थान में कोई नहीं जानता। जादूगर आनंद को तो जानते हैं लोग। अगर उंगलियों में देखे जाए तो चुनिंदे जादूगरों में आपका नाम सबसे ऊपर आता है। ऐसी क्या वजह है कि आप सबसे ऊपर ही बने रहते हैं? इसका क्या राज है? राज कुछ विशेष नहीं है, जो डेडिकेशन होता है, जो समर्पण होता है किसी भी चीज़ के लिए, जिसका जितना अधिक ज़्यादा होता है, क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है, पढ़े लिखे होते हैं, श्रम करते हैं, अपने आप को समर्पित किसी भी काम के लिए कोई भी व्यक्ति, तो निश्चित तौर पे उसका ऊपर आना और ज़्यादा प्रसिद्धि पाना और लोगों के ध्यान उसकी तरफ जाते ही जाता है, विषय कोई सा भी। जैसे कि अभी 2 सालों के बीच में कोरोना काल और आपकी पूरी टीम इतना बड़ा स्ट्रक्चर लेके, इसके बारे में क्या कहना है? क्या कहेंगे, जब पूरी दुनिया में पूरा शो बनता तो हम लोगों का भी बंद था, लेकिन कोरोना के बंद समय में जब एक भी शो ना हो रहा हो, उस समय 45 परिवारों को पालना, उनकी देखभाल करना 2 साल तक, आप समझ सकते हैं कि मतलब कितना कठिन रहा होगा। तो 2 साल तो हम लोग घर पे ही रहे, उसके बाद अभी शुरू किया है ये। आप इस लाइन जब हैं, इस लाइन को अगर आगे भी बढ़ाना हो तो उत्तरदायित्व भी होगा कोई आपका? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जादूगरों का पिछले बहुत सालों से, और मैं चाहता हूँ कि ये कला जो है, कला के तौर पे, क्योंकि हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत है ये, तो ये लुप्त नहीं होना चाहिए, अगली पीढ़ी को सौंपा जाना चाहिए। उसके लिए मैजिक एकेडमी बनाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, शासन के सहयोग से। और इसके कारण एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बहुत अच्छा तरीका हो जाएगा, लोगों को स्वरोजगार की वो रहेगी। एक छोटा सा जादूगर भी 8-10 लोगों की टीम रखता है, उतने परिवार पल जाएंगे उससे। और दूसरे विदेशों में रशियन सर्कस और इंडियन मैजिक की बहुत ज़्यादा इमेज है, लोग प्रतीक्षा करते हैं कि कब आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, लेकिन हमारी शासकीय नीतियाँ इसके पक्ष में नहीं हैं शुरू से, 1947 से। इस कारण हम लोग कोई जादूगरों की नए ऐसे खेप पैदा नहीं कर पा रहे हैं जो विदेशों में जाकर हमारे जादू कला का झंडा लहरा है और करोड़ों डॉलर हमारे देश में लेकर आए कमाई के। ये गवर्नमेंट की लापरवाही के कारण हो रहा है, हम लोग तो तत्पर हैं। अगर गवर्नमेंट आपको सहयोग कर दे तो काफ़ी पैसे विदेशों से यहाँ आ सकते हैं। निश्चित तौर पे आ सकते हैं, आते रहे हैं। और दूसरे ये स्वरोजगार का कितना बड़ा माध्यम बन जाएगा, कला भी जीवित रहेगी, अगली पीढ़ी को सीखने का भी मौका मिलेगा, विदेशी मुद्रा भी हमारे यहाँ आएंगी, और कम से कम बच्चों को मोबाइल से आप थोड़ा दूर रख सकते हैं। मोबाइल आजकल गंदगी परोस रहा है भरपूर। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं?
कुछ नहीं देना चाहते। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, मस्त रहिए और जो भी काम कर रहे हैं उसको इतना अच्छा करिए कि आपसे अच्छा कोई नहीं कर पाए। बाकी सब अपने आप होता जाएगा, आप कोई टेंशन मत लीजिए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।